हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेदांश केमिस्ट्री में मैं राजहंस राज आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़े थे। आज हम लोग जो है उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग दो टर्म है, एक स्कोप दूसरा क्या है इम्पोर्टेंस। एक स्कोप दूसरा इम्पोर्टेंस, इस दोनों टर्म को पहले समझ लेते हैं। स्कोप क्या होता है, तो केमिस्ट्री में क्या स्कोप है, केमिस्ट्री में क्या स्कोप है। स्कोप मतलब कैरियर क्या है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारा कैरियर है, बहुत सारा कैरियर है, क्योंकि हमारा डेली लाइफ जो है बिना केमिस्ट्री के पॉसिबल नहीं है। हम मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो यूज करते हैं वो केमिस्ट्री का ही देन है। तो जैसे कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, या मेडिसिन यूज करते हैं, या सीमेंट यूज करते हैं, या पेंट यूज करते हैं, ये सब किसका देन है, तो केमिस्ट्री का ही देन है। तो कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है, और ये ऐसा यानी कि कैरियर है जहाँ पे आप जो है सो बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री से आप अपने करियर को आगे ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब निश्चित है। लेकिन जॉब के लिए ज़रूरी है कि उसका नॉलेज भी होना चाहिए। बिना नॉलेज के संभव नहीं है, बिना नॉलेज के संभव नहीं है। पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़ाई किए हुए जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस भी इसका हमारे कह सकते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या क्या स्कोप है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर के फील्ड में, सबसे पहला इन एग्रीकल्चर में कहाँ इसका होता है, तो सबसे पहला केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक कह सकते हैं यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ETC, यानी बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर है जिसके फॉर्मेशन में। दूसरा इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT, गैमेक्सिन। इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला केमिकल, जिसमें कौन कौन आते हैं, तो DDT, गैमेक्सिन। इसके अलावा बहुत सारा आता है केमिकल जिसका यूज जो है कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग को मारने में किया जाता है। आप घर में जो है मॉर्टिन कॉइल या मॉर्टिन लिक्विड यूज करते होंगे नहीं, उसके बाद जो है घर में यानी कि तेलचट्टा जो होता है उसको भगाने के लिए भी हीट का यूज करते होंगे। तो ये सब क्या है, केमिकल ही है, और इस केमिकल के द्वारा हम कीट पतंग या कीड़ा मकोड़ा को मारते हैं या उसको भगाते हैं। DDT का पहले छिड़काव किया जाता था, यानी कि DDT का छिड़काव इसलिए किया जाता था तो मलेरिया के मच्छर को, या कह सकते हैं सिंपली मच्छर को भगाने के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है DDT के यानी कि यूज पर रोक लगा दिया गया है। गैमेक्सिन क्या होता है, तो पेड़ पौधों पर लगने वाले कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, कीट पतंग को मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है, तो गैमेक्सिन। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं। उसके बाद थर्ड में हम लोग देखेंगे, थर्ड में प्रिजर्वेटिव के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। कैसे प्रिजर्वेटिव के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है और प्रिजर्वेटिव का काम क्या है, तो थोड़ा जान लेते हैं। प्रिजर्वेटिव जो है यानी कि हम लोग जो खाने पीने वाली वस्तुएं यूज करते हैं उन वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है वो केमिकल क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। वो क्या होता है, प्रिजर्वेटिव। बहुत सारा वस्तु हम मार्केट से खरीद करके खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो देखते होंगे वो पैक्ड रहता है तो लंबे समय तक दुकानदार उसको अपनी दुकान में रखता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है सो प्रिजर्वेटिव क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जो कि उसको खराब होने से क्या करता है, बचाता है, जो उसको खराब होने से बचाता है।
तो प्रिजर्वेटिव में कौन कौन चीज होता है, तो सोडियम मेटा सल्फेट और सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा सल्फेट और सोडियम बेंजोएट, मेटा बाइसल्फेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट। ऐसे हम दो प्रिजर्वेटिव का नाम देखे हैं, लेकिन बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है जिसका यूज किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव का यूज किस में होता है, तो खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से बचाने के लिए। तो एक तो हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देख लिए स्कोप कि कहाँ है इसका स्कोप, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में, और कहाँ कहाँ पर, तो केमिकल फर्टिलाइजर में, और कहाँ इंसेक्टिसाइड के फॉर्मेशन में, और कहाँ तो प्रिजर्वेटिव के फॉर्मेशन में। दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो दूसरा है क्या, तो दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो है इंडस्ट्री, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे। जैसे बिस्किट का इंडस्ट्री होता है जहाँ बिस्किट बनाया जाता है, पेपर का इंडस्ट्री होता है जहाँ पर कॉपी बनाया जाता है, कागज़ बनाया जाता है, नहीं। उसके बाद जो है मैगी का इंडस्ट्री होता है, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक हम यूज करते हैं उसका इंडस्ट्री होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है, तो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नाइलन, तो सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, तो धागा, नहीं थ्रेड, धागा, जिससे कि कपड़ा बनता है। जो कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, पहनते हैं, वो कपड़ा क्या होता है, बनता है किससे, तो धागा से बनता है। तो फाइबर क्या होते हैं, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो धागा का यूज बहुत सारा वस्तुओं के निर्माण में होता है, जैसे कि कपड़ा तो हम देख ही लिए। उसके बाद जो है सो रस्सी होता है, रस्सी बनाने में भी उसका यूज होता है। उसके बाद दूसरा कौन चीज़ बनाने में यूज होता है, तो दूसरा जो है प्लास्टिक्स, और तीसरा देखेंगे तो पेंट, डाइज, लुब्रिकेंट, उसके बाद इनेमल। पेंट तो आप जानते होंगे, नहीं, पेंट लकड़ी को कलर करते हैं कि लकड़ी खराब नहीं हो। उसके बाद लोहे को कलर करते हैं किससे, तो जंग लगने से बचाने के लिए। उसके बाद डाइज क्या होता है, तो डाइज परमानेंट कलर होता है। परमानेंट कलर करने का मतलब आप लाल कलर का शर्ट, पीला कलर का शर्ट, हरा कलर का शर्ट पहनते होंगे। तो लाल कलर का जो शर्ट पहनते होंगे वो लंबे समय तक लाल रहता है, उसका कलर जाता है। अगर आप मार्केट से पुड़िया वाला रंग खरीद लीजिए, रंग खरीद करके क्या कीजिए, तो उसको जो है वाइट कलर के कोनो कपड़ा को रंग दीजिए। कितना दिन यूज कीजिएगा, कुछ दिन बाद वो कलर अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि कलर करने के बाद भी हट जाएगा। तो वहाँ पर उस कलर से उसको कलर नहीं किया जाता है। वहाँ पर कलर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो डाइज का, जो कि एक परमानेंट कलर होता है जो जल्दी हटता नहीं। लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट मतलब जो पिछलन पैदा करे, नहीं, यानी कि जैसे ग्रीस जानते होंगे, ग्रीस का यूज कहाँ करते हैं। उसके बाद आयल जानते होंगे, आयल का यूज कहाँ करते हैं। तो ये सब ग्रीस या आयल जो है, यानी कि स्लिपिंग जो है बढ़ाता है, यानी कि कह सकते हैं स्लिपिंग क्या करता है, बढ़ाता है, यानी वस्तुओं को, दो वस्तु जो चल रही है उसको खींचने से क्या करता है, बचाता है। तो उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। इनेमल क्या होता है, तो इनेमल कह सकते हैं यानी कि कवर या लेयर होता है। इनेमल क्या होता है, तो कवर या लेयर होता है, जो कि पेंट जैसा ही होता है। और मेटल के सरफेस पर जब इसको चढ़ा दिया जाता है तो वो मेटल खराब होने से या जंग लगने से क्या होता है, बच जाता है। उसी को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, नहीं इनेमल। उसके बाद कह सकते हैं सीमेंट बनाने में, नहीं, सीमेंट बनाने में, ग्लास बनाने में, और ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने में भी यूज होता है। सीमेंट और ग्लास तो जानते होंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो यानी कि डाटा जो हम लोगों के मोबाइल में आता है, या नेटवर्क जो हमारे मोबाइल में आता है, या नेट जो हमारे मोबाइल में आता है, इसको भेजने के लिए पहले जो है
यानी बालों से भी पतला, बालों से भी पतला फाइबर का यूज किया जाता था। नहीं, फाइबर का यूज किया जाता था जो कि ग्लास का बना होता था। वही फाइबर जो है क्या कहलाता है, ऑप्टिकल फाइबर। अभी भी इसका यूज होता है, लेकिन अब जो है सैटेलाइट के माध्यम से भी यानी कि डाटा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इस वायर या कह सकते हैं फाइबर के अलावे सैटेलाइट के थ्रू भी डाटा या नेट हमको प्रोवाइड किया जाता है। तो दो सेक्टर देख लिए इसको, एक एग्रीकल्चर में, दूसरा इंडस्ट्री में। इसमें एक और हम लोग को देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कह सकते हैं मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ETC। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो इसको इनऑर्गेनिक में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। यानी किसी भी मेटल को फ्री स्टेट में हम ऑब्टेंड करते हैं, तो वो ऑब्टेंड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। तो दो जगह देख लिए स्कोप। थर्ड स्कोप हम लोग देखते हैं कहाँ, तो इन मेडिसिन। मेडिसिन तो केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसमें सबसे पहला प्लेन एंड टैक्सोल, प्लेन एंड टैक्सोल, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में। कहाँ किया जाता है, कैंसर के इलाज में। दूसरा क्या है, तो दूसरा है प्लेन एंड टैक्सोल AZT, यानी एजाइडोथाइमिडीन, जिसका यूज जो है किसमें किया जाता है, तो एड्स के इलाज में। नहीं, थर्ड देख सकते हैं, तो थर्ड कौन सा मेडिसिन, तो थर्ड आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक, डी एनाल्जेसिक, ई एंटीपायरेटिक, एफ एनेस्थेटिक, जी डिसइंफेक्टेंट, ETC। यानी ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिसिन, यानी बहुत अधिक संख्या में मेडिसिन बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग डिजीज के क्यूरिंग में, इलाज में उपयोग आता है। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लिए हैं। हमको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे यूनिवर्स। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, तो यूनिवर्स। तो हम लोग समझते हैं यूनिवर्स क्या होता है। तो हम लोग भी जो है यूनिवर्स के एक पार्ट में रहते हैं। नहीं, हम लोग भी एक यूनिवर्स के एक पार्ट में रहते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ का एरिया, हमारे चारों तरफ का एरिया सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, स्पेस में भी, यानी कि पूरा मिलाया जाए, पूरा का पूरा यूनिवर्स मिलाया जाए, तो यूनिवर्स में आप कह सकते हैं बहुत सारे प्लैनेट और क्या है, स्टार्स हैं। नहीं, और उसी प्लैनेट या स्टार में एक होता है मिल्की वे, और जिसका एक पार्ट क्या है, तो जिसका एक पार्ट अर्थ है, और जिस अर्थ पर यानी कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बहुत सारा प्लैनेट और स्टार्स से क्या हुआ है, मिलके बना हुआ है। और स्टार्स का एक ग्रुप है जिसका नाम है मिल्की वे, और उसी मिल्की वे का एक पार्ट है अर्थ, और जिस अर्थ पर हम लोग क्या करते हैं, तो रहते हैं। तो हम लोग को इतना डिटेल्स में नहीं जानना है, हम लोग चलते हैं यूनिवर्स को समझते हैं। ठीक है, अब जो है यूनिवर्स, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है दो ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना है। पूरा का पूरा यूनिवर्स कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, तो दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। एक जो है क्या है, तो एक है मैटर, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है एनर्जी। एक मैटर और दूसरा क्या है, एनर्जी। एनर्जी में आप देख सकते हैं हीट, लाइट, ETC, हीट, लाइट, ETC। यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स कितने ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है,
तो एक मैटर और दूसरा क्या है, एनर्जी। मैटर क्या है, तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। इस यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। और एनर्जी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो वर्क होगा वो वर्क करने के लिए एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड। यानी बिना एनर्जी के वर्क पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान हम बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। चलते हैं तो चलने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। पानी पीते हैं तो पानी पीने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। लिखते हैं तो लिखने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना एनर्जी के कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। मान लीजिए यानी कि यूनिवर्स है और यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हो, यूनिवर्स में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो और एनर्जी नहीं हो, तो इस यूनिवर्स में क्या पॉसिबल नहीं होगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस यूनिवर्स में क्या हो, तो ऑब्जेक्ट हो यानी मैटर हो लेकिन एनर्जी नहीं हो तो क्या होगा, नहीं हो तो क्या होगा। तो अब हम लोग जो है सो ये एनर्जी जो टॉपिक है इसको फिजिक्स में डिटेल्स में स्टडी करना है। हम लोगों को बस यही जानना था कि वर्क करने के लिए एनर्जी ज़रूरी होता है, बिना एनर्जी के वर्क पॉसिबल नहीं है, बिना एनर्जी के वर्क पॉसिबल नहीं है। अब जो है मैटर, तो मैटर को जो है दो आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। एक क्या है, तो एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है, तो दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या होता है, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर 2 पार्ट में एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में, कौन, तो एक जो है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट को भी 3 पार्ट में, कौन, तो एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड्स। और कंपाउंड को भी 2 पार्ट में, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देख लिए कि पूरे यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स 2 ऑब्जेक्ट से, एक मैटर दूसरा एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। मैटर को 2 आधार पे बांटा गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी दो टाइप के, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कितने टाइप के, तो 2 टाइप के, एक होमोजीनस दूसरा हेटेरोजीनस। प्योर सब्सटेंस ये भी 2 टाइप के, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट कितने टाइप के, 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। कंपाउंड 2 टाइप के, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब जो है हम लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब जो है हम लोग एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, समझेंगे होता क्या है। तो सबसे पहला हम लोग को समझना है मैटर, कि मैटर होता क्या है। तो मैटर को समझना बहुत आसान है। मैटर का डिफिनीशन एक होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज, 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 कोई भी ची
that occupy space, that occupy space and have mass is called matter. Anything that occupies space and have mass is called matter. तो एनीथिंग मतलब नाम से ही लग रहा है कि एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु। तो इसका एक और डिफिनीशन, सिंपल डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं क्या? तो सिंपल डिफिनीशन दे सकते हैं एनीथिंग एग्जिस्ट या प्रेजेंट अराउंड अस। तो आपसे पूछे मैटर क्या होता है तो क्या कहिएगा? हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं या प्रेजेंट हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? मैटर। नहीं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? मैटर। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ क्या है? प्रेजेंट है। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ क्या है? प्रेजेंट है, सारा का सारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वाटर, शुगर, साल्ट, वुड, स्टोन इटीसी, कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ये भी क्या होगा? मैटर ही होगा, क्योंकि मैटर के डिफिनीशन के फर्स्ट वर्ड में क्या है? तो एनीथिंग। यहाँ पर आप ऑक्सीजन गैस भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस ETC, या एक ऑक्सीजन गैस ही नहीं, इसके अलावा आप बहुत सारा गैस ले सकते हैं, तो कुछ भी जो हमारे चारों तरफ क्या हो? प्रेजेंट हो। कुछ भी जो हमारे चारों तरफ क्या हो? प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। अब जो है मैटर का फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर यदि मैटर को बांटते हैं, नहीं क्लासीफाई करते हैं, तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर यदि बांटते हैं, तो वो क्या कहलाता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। कहलाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज दोज properties of matter which can be measured या observed without change in chemical composition of matter is called physical properties। यानी कि जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ETC। तो हम बताए हैं कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which can be measured or observed without change in chemical composition of matter, यानी मैटर का वह प्रॉपर्टीज जिसको हमको मेजर करना हो या उसका ऑब्जर्वेशन करना हो, तो मेजर या ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज करना नहीं पड़े,
कोई चेंज करना नहीं पड़े, वो प्रॉपर्टी मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे कलर, तो हमको जो है कोई ऑब्जेक्ट का या कोई सब्सटेंस का कलर जानने के लिए उसमें कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत है नहीं। उसी तरह उसका डेंसिटी जानने के लिए उसमें कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसका हार्डनेस जानने के लिए कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये हार्ड है कि नहीं है हमको चेक करना है, दबा के देख लेंगे। इसमें किसी भी तरह का हमको चेंज करने की आवश्यकता पड़ी तो नहीं पड़ी, तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर which can be measured या observed by change in chemical composition of matter is called chemical properties। अब जो है यानी कि मैटर का वैसा प्रॉपर्टी जिसको मेजर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए उसमें केमिकल चेंज करना पड़े, उसमें क्या करना पड़े? केमिकल चेंज करना पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, टॉक्सिसिटी, उसके बाद हीट ऑफ कंबसन ETC। अब कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसको जानने के लिए यानी कि हमको उसको किसी न किसी के साथ रिएक्शन कराना होगा या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तब ये जो है सो उसके एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में हम जानकारी क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये चेंज करना पड़े तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज, और चेंज नहीं करना पड़े तो उसको क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसको क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? तो एक होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है? लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? गैस। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है। एक क्वेश्चन क्या है? तो सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी क्या है? मैटर है नहीं, और गैस भी क्या है? मैटर है। यानी कि सॉलिड को भी आप मैटर कह सकते हैं, लिक्विड को भी मैटर कह सकते हैं, और गैस को भी मैटर कह सकते हैं। तो जब तीनों का तीनों मैटर है तो तीनों 3 अलग अलग स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है? तो उसका रीजन हम लोग जानते हैं। तो रीजन जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जितने भी मैटर हैं सबका जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। किससे होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? तो एटम्स या मोलेकुल्स या क्या होते हैं? आयंस। ये रहते किस रूप में हैं? तो स्फीयर के रूप में। और किस तरह के स्फीयर? तो सॉलिड स्फीयर के रूप में। तो आप कह सकते हैं मैटर को बनाने वाला जो पार्टिकल है वो कह सकते हैं एटम्स, मोलेकुल्स या आयंस है, या कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है? तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये उसका क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी मैटर को बनाने वाला पार्टिकल्स। तो इसी मैटर के बनाने वाले पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर मैटर 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो किस तरह का अरेंजमेंट है जिसके कारण ये 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में क्या करता है? तो एग्जिस्ट करता है। तो देख लेते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से
सटकर व्यवस्थित हो, एक दूसरे से क्या हो, सटकर व्यवस्थित हो, तो मैटर के जिस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा फॉर्म होगा, तो सॉलिड फॉर्म होगा। यही पार्टिकल जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रहे तो मैटर के जिस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, लिक्विड। और यही पार्टिकल जब एक दूसरे से बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहे, एक दूसरे से क्या रहे, बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहे, तो मैटर के जिस फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, मैटर के जिस फॉर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्म कौन सा होगा, तो गैस होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा नहीं, कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से क्या रहता है, सटा हुआ रहता है। लिक्विड में क्या रहता है, तो कुछ दूरी पर रहता है। और गैस में क्या रहता है, तो एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रहता है, एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रहता है। अब जो है कुछ और प्रॉपर्टीज इसमें जान लेते हैं कि इसका मतलब ये व्हाइट बोर्ड सॉलिड है तो इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो एक दूसरे से सटा हुआ होगा, क्लोजली पैक्ड होगा, नहीं क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। अब मान लीजिए क्लोजली पैक्ड है तो ई पार्टिकल, इस पार्टिकल को बोले कि थोड़ा सा आगे घसको, जैसे दीवार में ईंट होता है ना, देखे होंगे आप लोग, तो दीवार में ईंट होता है तो एक ईंट दूसरे ईंट को बोले कि थोड़ा आगे घसको, घसकेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि आगे पीछे मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, तो मिनिमम। जीरो का है नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि ये पार्टिकल अपने पोजीशन पर वाइब्रेट कर सकता है या ऑसिलेट कर सकता है, यानी कंपन कर सकता है या घूम सकता है, कंपन कर सकता है या घूम सकता है, यानी जहाँ पर है वहीं पर कंपन करेगा या घूमेगा, लेकिन आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। अब एक और चीज़ मान लीजिए, ये पार्टिकल जो है यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट के रूप में काम करता हो, स्ट्रॉन्गेस्ट किस रूप में काम करता हो, मैग्नेट के रूप में काम करता हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट के रूप में काम करता हो तो मैग्नेट को आप जितना क्लोज लाइएगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल अगर मैग्नेट के रूप में काम कर रहा है तो एक दूसरे से सटा हुआ है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर जो है मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नहीं, अब जो है लिक्विड में आते हैं, तो लिक्विड में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच क्या है, एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है। अगर ये पार्टिकल यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर या यहाँ से इधर जाना चाहे या इधर जाना चाहे या इधर जाना चाहे या इधर जाना चाहे या इधर जाना चाहे, तो खाली स्थान है वो क्या कर सकता है, जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि एक बाल्टी पानी लीजिए, उस पानी को क्या कीजिए, तो उस पानी को जो है आप जहाँ रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गांव है, ठीक है, आपका कोई गांव है, उस गांव में आप रहते हैं, एक बाल्टी पानी क्या कीजिए, तो अपने घर के पास जो है सो गिरा दीजिए। क्या वो एक बाल्टी पानी जो है पूरे के पूरे गांव में फैलेगा, नहीं, वो एक बाल्टी पानी कुछ जगह तक, कुछ दूर तक फैलेगा, उसके बाद फैलना क्या करेगा, तो बंद कर देगा, कुछ दूर तक फैलेगा, उसके बाद फैलना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो यानी कि ये पार्टिकल अगर जाना चाहे तो इतना ही दूर तक, इधर जाना चाहे तो इतना ही दूर तक, इधर जाना चाहे तो इतना दूर तक, और इधर जाना चाहे तो यहाँ तक आ सकता है। तो कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसमें पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी तो कह सकते हैं ग्रेटर देन क्या होगा, तो ग्रेटर देन सॉलिड, यानी सॉलिड से ज़्यादा होगा। और अट्रैक्शन फोर्स, तो चूंकि पार्टिकल के बीच क्या हुआ है, डिस्टेंस बढ़ा है, यानी चुंबक के बीच क्या किए हैं हम लोग, तो डिस्टेंस हम लोग नहीं किए हैं, लिक्विड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, तो चुंबक के बीच क्या हुआ है, डिस्टेंस बढ़ गया है, चुंबक के बीच क्या हुआ है, डिस्टेंस बढ़ गया है, तो अट्रैक्शन फोर्स स्वाभाविक है क्या होगा, घटेगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि लेस देन क्या हो जाएगा, सॉलिड, लेस देन सॉलिड। और गैस में, तो गैस में पार्टिकल सब क्या रहते हैं, तो बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहते हैं, बहुत अधिक डिस्टेंस पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं। और अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि घर में आप अगरबत्ती जलाते होंगे,
तो घर में आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उस अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, गैस निकलता है, उस गैस को पूरे घर में घुमाना पड़ता है, या कहीं एक जगह अगरबत्ती को डाल देते हैं तो उसका गैस या धुआं पूरे घर में फैल जाता है। तो एक ही जगह डालते हैं और पूरा घर में क्या होता है, फैल जाता है। पूरा घर में क्या होता है, फैल जाता है। नहीं तो यानी कि गैस के पार्टिकल के पास इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होता है। नहीं, और चूंकि उसके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स क्या रहता है, निग्लिजिबल। तो कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता है, अपनी ओर नहीं खींचता है, इसलिए आसानी से गैस के पार्टिकल फ्री टू मूव करते हैं। फ्री टू क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब जो है तो जान गए कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से सटा हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम यानी अपने पोजीशन पर ही वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकता है, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम लिक्विड में, तो पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, और यानी काइनेटिक एनर्जी तो ग्रेटर देन सॉलिड, और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लेस देन सॉलिड, और यहाँ मैक्सिमम और यहाँ निग्लिजिबल। यहाँ मैक्सिमम और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। एक और चीज़, तो सॉलिड का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, नोट कर सकते हैं आप लोग। सॉलिड का डिफिनीशन अगर हम लोग देखेंगे तो सॉलिड का जो है शेप और वॉल्यूम, सॉलिड का शेप और वॉल्यूम तो डिफाइन कीजिएगा। तो इसका जो है डिफिनिट क्या होता है, तो शेप एंड वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। और लिक्विड का तो इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और इसका इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आज जितना बड़ा होगा क्या कल भी उतना ही बड़ा होगा। आपके पास स्मार्टफोन होगा, देखिए स्मार्टफोन का जो शेप आज है क्या कल भी वही रहेगा, तो हाँ क्यों, क्योंकि स्मार्टफोन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा, डिफिनिट रहेगा, न तो वो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। लिक्विड में क्या होता है, तो इनडिफिनिट शेप। इनडिफिनिट शेप कैसे होता है, तो आप 1 लीटर वाटर ले लीजिए, उसको अलग अलग शेप वाले कंटेनर में क्या कीजिए, रखिए, अलग अलग शेप वाले कंटेनर में रखिए। तो अलग अलग शेप वाले कंटेनर में आप रखिएगा तो उसका शेप भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम जो है उसका 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। उसके बाद गैस का तो इंडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है, तो आप यानी कि घर में आप सिलेंडर देखे होंगे, आपके घर में घरेलू सिलेंडर होगा जिससे आपके घर में खाना बनता होगा। उस सिलेंडर में एक छोटे से सिलेंडर में क्या रहता है, तो गैस भरा हुआ रहता है। गैस क्या रहता है, भरा हुआ रहता है छोटे से सिलेंडर में। नहीं, छोटे से सिलेंडर में गैस भरा हुआ रहता है। आप इस गैस के नॉब को खोल दीजिए तो आपके पूरे घर में ये गैस क्या होगा, फैल जाएगा। आप कहीं भी माचिस लगाइएगा तो वो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो इसका तो इंडिफिनिट शेप होता ही है। पहले था यानी कि कह सकते हैं 15 लीटर, तो अब आपके घर का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम के ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका इंडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल देखिएगा सॉलिड का, तो सॉलिड का एग्जाम्पल देखिएगा तो वुड दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, स्टोन दे सकते हैं, साल्ट दे सकते हैं, शुगर दे सकते हैं, उसके बाद आइस दे सकते हैं। ये सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में। और मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस हमारे चारों तरफ सॉलिड फॉर्म में ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस हमारे चारों तरफ सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। लिक्विड में तो आप वाटर ले सकते हैं, उसके बाद ऑयल ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, ETC। गैस में आप तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, उसके बाद CO2 गैस, ETC, ये सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे सॉलिड का डिफिनीशन पूछेगा नहीं, तो द मैटर विच हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। द मैटर विच हैव इंडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। उसी तरह गैस को भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
उसी तरह गैस को भी डिफाइन किया जा सकता है। अब जो है ये तो हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर का क्लासिफिकेशन। तो हम मैटर के कितने फॉर्म को देखें, तो 2 फॉर्म को देखें। इसके अलावा 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के 2 और स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं कौन कौन, तो चौथा में क्या होता है, तो एक होता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा ये क्या होता है, तो ये मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, यानी कि मैटर का जो चौथा फॉर्म है वो कौन सा है, तो प्लाज्मा। नहीं प्लाज्मा ये हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये होता क्या है, तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, और पाया कहाँ जाता है, तो फाउंड इन, कह सकते हैं फाउंड इन प्लानेट और स्टार्स, प्लानेट और स्टार में ये पाया जाता है। यानी कह सकते हैं ये हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है ये, तो प्लानेट पर, और कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो स्टार नहीं स्टार में। और 5वां है बोस आइंस्टीन स्टेट। बोस आइंस्टीन स्टेट यानी कि एक बोसोन पार्टिकल होता है जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। बोसोन पार्टिकल होता है जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसको जब हम 0 डिग्री C या -273 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो वो स्टेट कौन सा स्टेट कहलाता है, तो बोस आइंस्टीन स्टेट। इस दोनों स्टेट का सिर्फ हमको नाम जानना था कि मैटर का चौथा स्टेट कौन सा होता है, तो प्लाज्मा स्टेट, और कौन सा होता है, तो बोस आइंस्टीन स्टेट, बोस आइंस्टीन स्टेट। तो ये हो गया मैटर। मैटर के बाद जो है हम लोग मैटर के बाद केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर को 2 भाग में बांटा गया है, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिक्स करेंगे 2 और मोर सब्सटेंस को, तो जो हमको ऑब्टेंड होगा उसी को क्या कहेंगे, मिक्सचर। यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जो हमको ऑब्टेंड होगा उसी को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। तो नाम से ही लग रहा है मिक्सचर। नहीं तो मिक्सिंग ऑफ कह सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन indefinite रेशियो ऑफ मासेज। यानी कि ये कैसे बनता है, तो ये जो है 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड को आप यानी इंडिफिनिट रेशियो ऑफ मास में मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पर क्या ऑब्टेंड होता है, मिक्सचर ऑब्टेंड होता है। नहीं मिक्सचर ऑब्टेंड होता है। ऐसे सिंपली आप कह सकते हैं 2 और मोर सब्सटेंस को आप मिला दीजिए तो क्या ऑब्टेंड होगा आपको, तो मिक्सचर ऑब्टेंड होगा। नहीं मिक्सचर ऑब्टेंड होगा। उसके बाद द substances which form mixture are called component of mixture। यानी कि जो सब्सटेंस मिक्सचर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कहते हैं। नहीं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जैसे कि आप चीनी ले लीजिए, चीनी को यानी शुगर को वाटर में डिजोल्व करा के पानी में घुला के मिक्सचर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप क्या क्या मिक्स किए, तो आप 2 सब्सटेंस मिक्स किए। एक तो आप शुगर मिक्स किए और दूसरा क्या है, वाटर, यानी शुगर और वाटर को मिक्स किए। तो आपको पूछेगा कि इस मिक्सचर का कंपोनेंट कौन है, तो कहिएगा शुगर और वाटर। यानी जो जो सब्सटेंस को मिलाकर आप मिक्सचर बनाते हैं, जो सब्सटेंस को मिलाकर आप मिक्सचर बनाते हैं उसको क्या कहिएगा, तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, उसको क्या कहिएगा, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर जो होता है ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, यानी मिक्सचर प्योर नहीं होता है, मिक्सचर प्योर नहीं होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स आर
present in the mixture, यानी कि जो कंपोनेंट होता है मिक्सचर का उसका प्रॉपर्टी मिक्सचर में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करा के मिक्सचर तैयार किए थे, नहीं, शुगर को वाटर में घुला के मिक्सचर तैयार किए थे, तो शुगर का टेस्ट कैसा था, तो मीठा था। अब जो है जब वो वाटर में डिजोल्व हो गया तो उसका मीठापन वाला जो टेस्ट है, उसका मीठापन वाला जो टेस्ट है वो उसमें है कि नहीं है, प्रेजेंट, तो है प्रेजेंट। तो मिक्सचर में कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप साल्ट और वाटर को लेकर के मिक्सचर तैयार कीजिए तो साल्ट का टेस्ट कैसा होता है, तो साल्ट का टेस्ट जो है साल्टी नमकीन होता है। अब जो आप मिक्सचर बनाए हैं उसको टेस्ट कीजिए तो क्या वो मिक्सचर नमकीन लगता है कि नहीं लगता है, तो लगता है। इसका मतलब है कि यानी कि उस मिक्सचर का कंपोनेंट साल्ट था तो साल्ट का प्रॉपर्टी उसमें क्या है, प्रेजेंट है, साल्ट का प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ mixture are separated by simple physical मेथड, यानी कि मिक्सचर के कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। अब मिक्सचर कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का। कौन कौन होता है, तो उसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन होता है, तो एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर किसको कहेंगे, तो द मिक्सचर इन विच all components are completely mixed together is called homogeneous mixture। और heterogeneous mixture, तो the mixture in which all components are not completely mixed together is called heterogeneous mixture। अब इसको समझते हैं। जैसे आप शुगर प्लस वाटर, शुगर को वाटर में क्या कीजिए, डिजोल्व कराइए, घुलाइए। तो शुगर को वाटर में यानी कि मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर, शुगर को वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो क्या शुगर जो है कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व होता है या नहीं होता है, तो हो जाता है। पूरा का पूरा शुगर जो है वाटर में क्या होता है, घुल जाता है। आप उस मिक्सचर में देखिएगा तो उस मिक्सचर में आपको एक भी शुगर का पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो कंप्लीटली उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में क्या हो, कंप्लीटली डिजोल्व होकर मिक्सचर बनाए तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। उसी तरह मिक्सचर ऑफ साल्ट प्लस वाटर नहीं। अब आगे देखते हैं इसमें हेट्रोजीनस, तो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर, यानी कि बालू को वाटर में आप डिजोल्व कराइएगा सैंड को, तो सैंड कभी भी वाटर में डिजोल्व होगा, तो सैंड कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। तो सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, इसका मतलब है
कि ये कैसा मिक्सचर होगा, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ आयल प्लस वाटर। आयल भी वाटर में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो दो सब्सटेंस एक दूसरे में जब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए तो उसको होमोजीनस, और कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस। पाउच करके जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो तो, ऐसे समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ गए होंगे। तो मिक्सचर हो गया, उसके बाद प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो दोज substances whose properties and composition remain unchanged are called pure substances। अब जो है दो सब्सटेंसेज हुज प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब प्रॉपर्टीज एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि वाटर इसका प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन तो वाटर का प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो वाटर क्या होता है, तो टेस्ट लेस होता है। कंपोजिशन देखा जाए तो H2O होता है। अब आप जो है अलग अलग जगहों पर चले जाइए, अलग अलग जगहों पर आप चले जाइए, उसका टेस्ट जो है चेंज होगा कि नहीं, तो नहीं चेंज होगा। और उसके बाद वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो अदर जगह जाइएगा तो वहाँ भी किस फॉर्म में मिलेगा, तो लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, नहीं लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद अगर अलग अलग जगहों पर, तो जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया में हैं, नहीं इंडिया में हैं, उसके बाद जो है सो अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, नहीं ब्रिटेन चले जाइए, सभी जगह वाटर का जो कंपोजिशन होगा वो H2O ही होगा, यानी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या रहता है, सेम रहता है, वैसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो प्योर सब्सटेंस में कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले सकते हैं, जैसे आप H2O ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, उसके बाद जो है ग्लूकोज ले सकते हैं, उसके बाद चीनी ले सकते हैं, ETC कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस आप ले सकते हैं जिसका प्रॉपर्टीज क्या करता हो, तो चेंज नहीं करता हो, और कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता। अब जो है आगे प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, तो एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट किसको कहते हैं, तो एलिमेंट द प्योर सब्सटेंस which is formed by only one types of atoms is called element। ये पुराना डिफिनीशन है, ठीक है, और ये डिफिनीशन आज के समय में गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है, तो एलिमेंट कहते हैं किसको है, तो जिसका फॉर्मेशन एक ही टाइप के एटम से होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे कि ले सकते हैं कार्बन, क्या ले सकते हैं, कार्बन का आइसोटोप अगर देखा जाए, आइसोटोप्स, तो 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक C12 और एक C14। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन में कितने टाइप का एटम पाया जाता है, तो 2 टाइप का एटम पाया जाता है, एक का एटॉमिक मास 12 और एक का एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है।
तो यहीं पर ये डिफिनीशन क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं गलत हो गया। लेकिन शुरू शुरू में यही डिफिनीशन दिया गया था। अभी प्रेजेंट डे में कौन सा डिफिनीशन दिया गया है, तो द प्योर substance which can not be changed into another substance by any physical or chemical method is called एलिमेंट। अब जो है यानी कि जो प्रेजेंट में डिफिनीशन दिया गया है एलिमेंट का, वो क्या कहता है, तो कहता है एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड द्वारा अनदर सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है, अनदर सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए NH3 है, NH3 है, तो इससे आप नाइट्रोजन भी ऑब्टेन कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब ये NH3 जो है चेंज हो गया किस में, तो अनदर सब्सटेंस में, नहीं अनदर सब्सटेंस में, किस में, तो एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन में। लेकिन अगर आपको कहे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज करने के लिए, नहीं चेंज करने के लिए, तो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है तो नॉट पॉसिबल, क्या, या हाइड्रोजन को कहे नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, तो नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल। उसी तरह जो है सो आपको कहे यानी एल्युमिनियम को सिल्वर में कन्वर्ट करने के लिए, नॉट पॉसिबल, नहीं। तो एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड द्वारा अनदर सब्सटेंस में चेंज नहीं किया जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है, तो देखते हैं हम लोग। एक होता है मेटल, मेटल किसको कहेंगे, तो यानी कि जो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, जो एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी। उसके बाद लस्ट्रस हो, मतलब चमकीला हो, नहीं। उसके बाद क्या हो, तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये 3 प्रॉपर्टीज अगर एलिमेंट में है तो वो क्या होगा, मेटल। यानी कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सॉलिड होना चाहिए, नहीं सॉलिड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, तो लस्ट्रस होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। जैसे कि आप ले सकते हैं एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम, ETC, ये क्या हो गए, तो मेटल हो गए, नहीं। नॉन मेटल किसको कहेंगे, नॉन मेटल, तो ये सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। मोस्ट ऑफ एलिमेंट यानी कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो गैसियस फॉर्म, नहीं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म। उसके बाद नॉन लस्ट्रस होगा, यानी चमकीला नहीं होगा। और उसके बाद इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, नहीं। यानी कि ये क्या होता है, द इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वो एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का ग्रेफाइट, जिससे होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास करते हैं। एग्जाम्पल इसमें लीजिएगा तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ETC। उसके बाद मेटलॉइड्स तो हैव
properties of both metals and नॉन मेटल्स, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल का और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता हो, ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता हो उसको क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स। नहीं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC। नहीं, यानी कि जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं, उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है सो आगे देखते हैं। आप लोग जो है पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम रुकेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब आगे हम लोग को करना है कंपाउंड। क्या पढ़ना है? कंपाउंड। एलिमेंट के बाद कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड तो इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट जो होगा डिफरेंट, यानी ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसका फॉर्मेशन टू और मोर एलिमेंट के किससे होता है? कॉम्बिनेशन से होता है। टू और मोर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से होता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर जो टू एलिमेंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट होगा। टू एलिमेंट जो होगा क्या होगा? डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो वो कंपाउंड नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, यानी कि NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बाद H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not a compound, यानी कि इनमें से कौन कंपाउंड नहीं है? तो जैसे आपसे पूछे HCl, दूसरा HNO3, तीसरा Cl2, चौथा ZNO, इसमें कौन कंपाउंड है? तो आप देख सकते हैं इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन। इसमें तीन डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें एक ही एलिमेंट है, कौन सा? क्लोरीन। और इसमें दो एलिमेंट है, जिंक और ऑक्सीजन। तो यानी कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। अब जो है लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? तो कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, यानी नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल NH3 होगा, H2O होगा, HCl होगा, H2SO4 होगा। नहीं, यानी कंपाउंड्स ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं सभी के कंपाउंड को आप क्या कह सकते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाय कार्बोनेट्स एंड इट्स ऑक्साइड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन का जितना कंपाउंड होगा, कार्बन का जितना कंपाउंड होगा
उसमें से 3 को छोड़कर, तो किसको किसको, कार्बोनेट को छोड़ करके, बाइकार्बोनेट को छोड़ करके और उसके ऑक्साइड को छोड़ करके, तो इन तीनों को छोड़ करके कार्बन का जितना कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CH4, C2H6, C2H4, CH3OH, C2H5OH। इन दोनों के बारे में डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर नहीं देखे हैं। इसके पीछे कारण है कि हम लोग जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का देखेंगे। थैंक यू।